विकल्प मिलेंगे बहुत से रास्ते से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प किस बात का संकल्प? हमको डेली पढ़ना है। किस बात का संकल्प? हमको होमवर्क डेली करना है। किस बात का संकल्प? संकल्प ये कि भले लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन हमको कंटिन्यूअसली हमारा काम करते रहना है। इस समय बहुत से हमारे दोस्त रहेंगे, घर वाले रहेंगे, वो ये बोलेंगे कि नहीं, आने वाले समय में भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, मत पढ़ो, क्या होगा, स्कूल लग नहीं रहा है, कैसे होगा। हमको भटकने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तो ऐसा भी हो रहा है, बहुत से कॉल ऐसे भी आ रहे हैं, सर अब हम क्या करें, साइंस लें कि आर्ट कॉमर्स ले लें, साइंस में पढ़ाई हो नहीं रही तो पास कैसे होंगे। तो बात वही है कि बहुत से विकल्प हैं ताकि हम अपना रास्ता भटक जाएं। हमारी उम्मीद थी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, हम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि कोविड-19 है, हमारे दिमाग में प्रेशर आ गया, क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है। संकल्प पे अडिग रहिए, बने रहिए। यदि आपने साइंस लिया है तो आपका जो सपना है वो पूरा होगा। संकल्प आपको करना पड़ेगा कि हमको डॉक्टर बनना ही है। चलिए ठीक है, इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। आज का जो हमारे पास में टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डाई नाइट्रोजन। लेक्चर नंबर हमारे पास में 9 है। देन हमारे पास में यदि पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, आप टोल फ्री नंबर इस पर कॉल कर सकते हैं 8980484346। देन हमारे पास में अब बात करते हैं, ये है हमारा चैनल व्यास सर समाधान। हर चीज़ का समाधान यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 7.2 यूनिट नंबर 7 है। उसमें फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन वगैरह था। देन अब हमारे पास में आया डाइनाइट्रोजन। अब डाइनाइट्रोजन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो डाइनाइट्रोजन है, सबसे पहले डाइनाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2। क्यों? क्योंकि हमारे पास में डाई है, डाई के लिए 2 है इसलिए हमने बोला उसको डाई। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं। डाइनाइट्रोजन का उत्पादन वायु के द्रवीकरण, मतलब यहां समझो, डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम नाइट्रोजन को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये तो सिंपल सी बात हुई। देन लिक्विड डाइनाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में होता है, अब जाए यहाँ ध्यान से देखना, हमारे पास होता है डाइनाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है यहाँ पास में 7.2 केल्विन। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें ऑक्सीजन की तो वहां पर हमारे पास में लिक्विड ऑक्सीजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। अब जहाँ दोनों में आप एक समानता देख रहे होंगे कि हमारे पर पास में बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की, एक का कितना है 7.2 केल्विन और दूसरे का कितना है, दूसरे का है 90 केल्विन। हम जानते हैं कि 90 से ज्यादा है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसलिए बताया क्योंकि जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन है वो इतना है। डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, स्वाभाविक है जब आप बर्नर जलाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले वो हमारे पास में लिक्विफिकेशन हो जाएगा, उसी का हमारे पास में पहले प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर हमारे पास में डिस्टिल्ड सबसे पहले किसका होगा, जो डिस्टिल्ड होगा वो हमारे पास में इसका होगा डाइनाइट्रोजन का। उसके बाद में हमारे पास में किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक चैम्बर लेते हैं। चैम्बर में स्वाभाविक है इस एटमॉस्फेयर में हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए जब चैम्बर में हम प्रोसेस करते हैं डाइनाइट्रोजन को बनाने का, तो जो डाइनाइट्रोजन है अभी तो गैसेस फॉर्म में है, अभी क्या है, गैसेस फॉर्म में है, तो वो हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो जो भी प्रोसेस होगी दोनों में, सबसे पहले किसमें होगी, आपकी डाइनाइट्रोजन में। क्यों होगी डाइनाइट्रोजन में? क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए पहले द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना आश्रित होती है एवं ऑक्सीजन क्वथनांक कितना शेष रह जाती है। तो इसका हमारे पास में डिस्टिलेशन हो जाता है, समझा, ये हमारे पास में आश्रित हो जाती है, कौन, डाइनाइट्रोजन। अब बात यहां पर करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज, ये हट गया है, यहां ऐसे लगा लेना आप, एरो उस साइड आ गया है। अब डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सी मेथड है, जिसमें से पहली मेथड की हम बात करते हैं। जब डाइनाइट्रोजन को बनाते हैं हम तो NH4Cl की रिएक्शन एक्वस NO2 के साथ करते हैं। जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमको यहां पर डाइनाइट्रोजन मिलती है। अब ये बना कैसे, समझो जरा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
हमारे पास कुछ चार्जेस होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम फार्मूला और केमिकल रिएक्शन दोनों कर सकते हैं। कैसे? बहुत बढ़िया तरीके से समझना। यहां पर NH4Cl लिखा हुआ है तो ये NH4Cl जो है हम जानते हैं इसके ऊपर होता प्लस चार्ज, इसके ऊपर होता माइनस चार्ज। NH4 प्लस होता है, Cl माइनस होता है। उसी प्रकार से यहां पर हमारे पास में है NaNO2, ये प्लस होता है और यहां पास ये माइनस होता है। NH4Cl को क्या बोलते हैं? ये होता है अमोनियम और ये होता है क्लोराइड, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और ये है हमारे पास में सोडियम और ये है हमारे पास में नाइट्राइट, तो इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। अब देखो कुछ मत करो, आयन इंटरचेंज कर दीजिए। ये Cl माइनस से ये Na प्लस को दे दीजिए, ये NH4 है NO2 माइनस को दे दीजिए। प्लस और माइनस से मिलकर फार्मूला बनता है। तो ये जो प्लस माइनस थे पहले इसका ब्रेकअप करवा दीजिए, ये ब्रेकअप हुआ, उसके बाद में इस वाले के प्लस के साथ ये चला जाएगा और इस वाले माइनस के साथ ये चला जाएगा। कंपाउंड आपके बाद में आपके पास में बनकर तैयार। तो हमारे पास में क्या बनेगा? हमारे पास में यहां से बनने वाला है Na, ये हुआ हमारे पास में Na और ये हुआ हमारे पास में Cl माइनस, इस बार NaCl बना, प्लस हमारे पास में क्या बना? NH4NO2, NH4NO2, NH4NO2। एक कंपाउंड हमारे पास में ये बन गया NaCl, ये स्टेबल होता है, स्टेबल। ये कैसा होता है? हमारे पास में स्टेबल होता है। लेकिन NH4NO2 इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। हमारे पास में क्या बना? NH4NO2। अब ये NH4NO2 अगेन हीट होता है। अगेन क्या होता है? अब हीट तो यहां चल रहा है, अगेन ये हीट होता है। हीट होने याद रखना ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ये हमारे पास अनस्टेबल होता है, इसलिए ब्रेक हो जाता है जब भी NH4NO2 आएगा, जब भी NH4NO2 आएगा। अच्छा, यहां एक बात और मैं आपको बताता हूं, किसी रिएक्शन में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं केमिस्ट्री की रिएक्शन याद कराने की। किसी भी रिएक्शन में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से याद रखना वहां पर पानी मिलता ही मिलता है, 100% पानी बनेगा ही बनेगा। किसी भी रिएक्शन में कहीं भी एक साथ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन यदि दिख जाए एंड ऑक्सीजन यदि दिख जाए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाकर के 100% वहां पर H2O मिलेगा ही मिलेगा, 100% H2O वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, इस वाले कंपाउंड में ये जो बना हुआ है अनस्टेबल कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन भी है और हमारे पास में ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसलिए दोनों मिलके हमारे पास में पानी तो बनेगा ही और मैक्सिमम पानी बनेगा, जितना पानी बन सकता है। तो हम जानते हैं यहां H2O बनेगा, तो H2O तो आप निकाल ही दो, पहले H2O तो आप निकाल ही दो। अब कितने मोल H2O बना सकते हैं वो देखो, यहां पास में 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर हमारे पास में 2 वाटर के मोलिक्यूल, ज्यादा मात्रा में, जितना ज्यादा हो सकता है पानी हमको निकालना है। ये सिंपल सी रिएक्शन में आपको बता रहा हूं। 2 मोलिक्यूल H2 निकाल दिया। अब जो बचा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख दो। क्या बचा हुआ है? N बचा हुआ है, तो N मिलकर हो जाएगा हमारे पास में N2। तो हमारे पास में क्या हुआ? N2H2O। जब भी हमारे पास में NH4NO2 आएगा, 100% क्या बनेगा? N2H2O। और यहां से हमारे पास जो डाइनाइट्रोजन है ये मिल जाती है। कैसे मिला आपको एक बार फिर बताओ यहां से कि NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट ITE सोडियम नाइट्राइट के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है? N2 जो कि गैस है, 2 मोल H2O और NaCl, ये हमारे पास में मिल जाता है। क्लियर है? बात सही में आई है? ये हमारे पास में फर्स्ट मेथड थी। देन अब यहां पर देखो NH4Cl और NaNO2 लिक्विड फॉर्म में है। ये तो आपको बहुत चेंज हो गया, नहीं ये तो वही है, हिंदी वाला है। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर आया हमारे पास में इन द लेबोरेटरी डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। जब लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लेते हैं ITE नाइट्राइट, तो हमारे पास में क्या बनता है? हमारे पास में बनता है डाइनाइट्रोजन, साथ में हमारे पास ही मिल जाता है। अब इससे मतलब नहीं है कि हमको क्या मिला, हमारे को मेन मतलब है N2 से कि हमको यहां पर क्या मिल गया? N2 मिल गया। क्लियर है? बात समझ में आई? इतनी से हमारे पास में यहां पर रिएक्शन था, ये हिंदी में लिखा हुआ है, वही चीज जो हमने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं। डाइनाइट्रोजन बन गई, बना लेंगे आप, बहुत बढ़िया। इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO और HNO3 भी मिलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 are also formed in this reaction। अब आगे बात करते हैं
इन अशुद्धियों को, अच्छा आप देखो ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये हमारे पास में उसमें एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल होता है। अब इनको हमको निकालना रहेगा, रिमूव करना रहेगा, तो रिमूव कैसे करेंगे? हम इसको रिमूव कर सकते हैं कैसे? ये जो गैसेस हैं इनको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब हम मिलाएंगे उसके साथ ये प्रोसेस दोबारा कराएंगे तो ये हमारे पास जो इंप्योरिटी है वो दूर हो जाएगी। दीज इंप्योरिटीज कैन बी रिमूव, इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस। अब कैसे हम कर सकते हैं? एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला देंगे और इन दोनों को मिलाने के बाद में एक पेस्ट बनाएंगे, ये कहें कि एक कंपाउंड, एक नया मिक्सचर बनेगा, उसमें से इस गैस को पास करेंगे, ये इंप्योरिटी यहां पास दूर हो जाएगी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हो। भाई एक हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, उसमें आपस में सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे और इसी में हम क्या मिल जाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला लेंगे। यहां से हम जब इसको पास करेंगे तो हमारे पास में ये इंप्योरिटी जो है वो दूर हो जाती है। क्लियर है? देन अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड मेथड। पहली मेथड कंप्लीट हुई, किससे बनाया हमने, याद रखना, NH4Cl किससे बनाया? फर्स्ट में हमने बनाया NH4Cl प्लस किससे बनाया, NaNO2। क्या बताया हमने? इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अब यहां से हम अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद भी, थर्मल मतलब हीट, जहां थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज होना, टूटना, हम बोलते हैं ना डिकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहा है, बेक रहा है। थर्मली मतलब जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो। इसे अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से, हीट मतलब तापीय अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है भाई? जैसे ये था हमारे पास में अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है हमारे पास में अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट हमने दिया तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट बना। अब ये क्या मिल क्या बना, कैसे बना? ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है तो ये ऐसा है, इसको बना लेना। देखो जरा, अमोनियम डाइक्रोमेट किससे है हमारे पास में? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है हमारे पास में अमोनियम डाइक्रोमेट, इससे हमने ये बनाया। अब ये बनता कैसे है? यहां पर कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शन आती है जिनको हीटिंग ऑफ सोल्ट जब पढ़ाएंगे तो वहां हमको आपको बताएंगे। हीटिंग ऑफ अमोनिया, ये फिक्स रिएक्शन होता है, जब जब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी, ये जब जब आएगा तब तब। देखो एक बात मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? कि किसी भी कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाए, दोनों दिख जाए, तो 100% वो क्या बनाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। मैंने आपको ये बात बताई थी 100%। फिर दिमाग में बिठा लो आप, यही इनऑर्गेनिक रिएक्शन को करने की ट्रिक होती है, छोटी छोटी बातें जो हम बता रहे हैं उससे, कि जब भी आपको किसी भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिखे, 100% ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे। और कितनी मात्रा में बनाएंगे? मैक्सिमम मात्रा में बनाएंगे, मैक्सिमम मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारे पास में H2O बनेगा। अब यहां पर हमारे पास में ये जो कंपाउंड है इसमें देखो हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, तो 100% वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया सबसे पहले, तो निकाल दिया मतलब निकाल दिया, टेंशन खत्म। कितना वाटर का मॉलिक्यूल है? यहां पर 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की तो बात ही छोड़ो, ऑक्सीजन तो गंज है हमारे पास में, 7 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का यूज कर लिया, 8 हाइड्रोजन यहां से निकल गए, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2 बनता है, मैक्सिमम H2 निकाल दिया। अब यहां पर हमारे पास में नाइट्रोजन बचा हुआ है, कितने मोल थे? 2, तो नाइट्रोजन हमने यहां पर निकाल दिया। तो यहां पर हमारे पास क्या निकलेगा? जब इसको हम हीट करेंगे, ध्यान से देखना, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास में वाटर का मॉलिक्यूल तो सबसे पहले निकालना है, रिमूव कर लो। कितने वाटर का मॉलिक्यूल निकले हमारे पास में? यहां पर 4 वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। साथ में हमारे पास में यहां से क्या निकला? यहां से हमारे पास में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से हमारे पास में बन गया N2 प्लस जो बचा हुआ है उसको लिख दो। क्या बचा हुआ है? यहां पर बचा हुआ है हमारे पास में Cr2O3 जो बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 4 ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास में? भाई इसमें से Cr2O3 ही तो बचा, ये हमारे पास में मिल गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी भी गई है एग्जाम में। कैसी पूछी है मैं अभी बताता हूं, नोट डाउन कर लो। कर लिया? इरेज कर दें इसको। देखो जरा, अब यहां से हमारे पास में ये आता है, ये हमारे पास में ऑरेंज, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये याद रखना, ये जो कंपाउंड है इस साइड जो लिखा हुआ है ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है? यहां पास में ये ऑरेंज कलर का होता है।
जब हमको हीट करते हैं तो हमको Cr2O3 मिलता है। ये जो Cr2O3 होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का। एग्जाम में पूछते हैं, ये फिक्स रिएक्शन होती है, इनऑर्गेनिक की फिक्स रिएक्शन होती है, करने की ट्रिक होती है। जैसे अभी हमने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखेगा, वाटर का मॉलिक्यूल आपको निकालना ही निकालना है। याद रखना ये ऑरेंज कलर का होता है और ये आपस में ग्रीन कलर का होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है, ये कैसे होता है आपस में ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन यहां से निकला, वाटर का मॉलिक्यूल आए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसको देखो, यहां आपको देख रहा है कि नहीं, ये लिखा हुआ है एन ऑरेंज कंपाउंड ऑन हीटिंग, ये ऑरेंज कंपाउंड है, ऑरेंज कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स ग्रीन कंपाउंड एंड टू न्यूट्रल गैसेस आइडेंटिफाइड देम। बताइए वो कौन सी है। क्वेश्चन क्या है, फिर मैं तो क्वेश्चन को बोल रहा हूं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, इमेज इस प्रकार से है यहां पर कि जब हम ऑरेंज कंपाउंड को हीट करते हैं, तो हमको ग्रीन कंपाउंड मिलता है। क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑरेंज कंपाउंड को हीट करते हैं तो हमको ग्रीन कंपाउंड मिलता है, और साथ में हमको दो गैसेस मिलती है जो न्यूट्रल होती है। बताइए कंपाउंड कौन सा है। आंसर है वो कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट। कौन सा है आपस में, अमोनियम डाइक्रोमेट। क्लियर है। क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा गया जी नीट का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है ऑरेंज कलर का जिसको हीट करने पे ग्रीन कलर का कंपाउंड मिला। क्लियर है, आगे बढ़े। देन अब आता है आपस में थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ N2। नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए यहां पास में आती है तीसरी मेथड। कौन सी है भाई, थर्ड मेथड, बेरियम अजाइड। यहां पर ये N3 है, ये ऐसा है, ये नीचे लगा हुआ है, ऊपर नहीं है। बेरियम अजाइड को हीट करते हैं तो हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है। कैसे मिलती है देखो जरा, वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस, सबसे ज्यादा प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है वो यहीं से मिलती है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड। अब ये अजाइड क्या होता है, बेरियम को बोला गया है Ba को, बेरियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ba से, अजाइड को रिप्रेजेंट करते हैं N-3- से, 3 N के ऊपर 1 माइनस, N3- से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम बेरियम अजाइड को, मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं, यह है Ba। अब जरा देखो इसको फार्मूला कैसे बनेगा, बेरियम अजाइड का फार्मूला कि इनऑर्गेनिक में हम किसी का भी फार्मूला बना सकते हैं मिनटों में, चुटकियों में। हमारे यूट्यूब पे एक चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर एक वीडियो डली हुई है, हाउ टू मेक इनऑर्गेनिक फार्मूले। इतनी ज्यादा वीडियो भी नहीं है, आप वहां पर जाके देखना इनऑर्गेनिक फार्मूले कैसे डेवलप करते हैं, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने 1 घंटे के अंदर 200+ इनऑर्गेनिक के फार्मूले बनाने की ट्रिक बताई है। 200+, एक विद इन 1 आवर्स आप 1 घंटे में 200+, 200+, 250+ फार्मूले तैयार कर सकते हैं इनऑर्गेनिक के। देखो होता कैसे, हम जानते हैं बेरियम के ऊपर चार्ज होता है 2, अजाइड के ऊपर मैंने अभी बताया अजाइड होता है N3, चार्ज है इसका -1। ये वाला चार्ज यहां दे दीजिए और ये वाला चार्ज यहां दे दीजिए, तो क्या बनेगा हमारे पास में, सबसे पहले लिखिए आप Ba, फिर यहां पर हमारे पास में लिखिए यहां पर N3। अब ये जो चार्ज है, नाइट्रोजन का चार्ज 1 है तो 1 यहां दे दीजिए, और इसका चार्ज 2 है तो 2 यहां दे दीजिए। ये बन गया फार्मूला बेरियम अजाइड का। अब 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते इसलिए यहां पर 1 लिखा नहीं है, ये लो Ba ब्रैकेट में और ट्वाइस बाहर है। तो बेरियम अजाइड है, इसको जब हीट किया तो स्वाभाविक है यहां से हीट करने पे मेटल अलग हो जाते हैं। याद रखना, हीट करने पे जो होते हैं मेटल, वो गैस अलग हो जाती है, मेटल और गैस अलग होते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो बेरियम है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वेरी गुड मेटल होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बेहद हाई होती है, जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है। मतलब ये हुआ, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये नेचर में अकेले नहीं पाए जाते, ये किसी के भी साथ जाते सट जाते हैं, किसी से भी अकेले कभी नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, सटे हुए मिलेंगे।
रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसने देखा नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के साथ में जाके अटैच हो गया, जुड़ गया। जब ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा, आपने हीट दिया, नाइट्रोजन वहां से अलग हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन कर दिया हमने। जब वहां से नाइट्रोजन गैस अलग हो गई, बेरियम अलग हो गया, हमने बोला क्या बन गया हमारे पास में N2 गैस यहां से बन गया, इसको अलग कर लेते हैं। क्लियर है? ये था हमारे पास में फर्स्ट मेथड। देन हमारे पास में अब आता है यहीं पर सेकेंड, ये बेरियम आयोडाइड वाला रिएक्शन समझ गए, सिंपल सी रिएक्शन थी, इसमें ज्यादा कोई बात नहीं थी। अति शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम, नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम अजाइड के तापीय अपघटन से प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, ये तो बेरियम अजाइड था, सोडियम अजाइड से भी हम मालूम कर सकते हैं। सोडियम अजाइड कैसे बनेगा? सोडियम अजाइड का फार्मूला होगा आपस में Na, चार्ज होता है प्लस, अजाइड का फार्मूला होता है N3 माइनस, ये चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाएगा, तो Na, अब ये चार्ज बंद है तो बंद रहेगा, N3 ब्रैकेट के बाहर बंद रहेगा, बंद का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम उसको और करके ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? NaN3, ये है सोडियम अजाइड। अब बोलोगे सर यहां तो BaN3 ट्वाइस था, BaN3 यहां पर NaN3 क्यों ट्वाइस क्यों नहीं है? ये जो ट्वाइस है ना, ये इसके ऊपर का चार्ज था बच्चों, और यहां पर कुछ लगा ही नहीं है, बंद है, तो बंद को लिखने का कोई मतलब नहीं है, बंद इसके ऊपर का चार्ज है, ये जो बाहर होता है ये चार्ज रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहां से हमारे पास में आता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड गिव नाइट्रोजन गैस। जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं किसका? सोडियम अजाइड का, तो हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है, डाई नाइट्रोजन गैस। जैसे यहां बेरियम अजाइड का किया, वैसे ही हम यहां पर सोडियम अजाइड का करते हैं। जैसे ये मैंने बताया NaN3, ये 3 नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है, NaN3, तो 2 Na मोल मिलेगा और 3 N2 मिल जाएगा गैसेस। इस प्रकार से हमको ये मिल जाता है। सोडियम अजाइड कैसा है? NaN3 से है, नीचे, ऊपर नहीं है। क्लियर है? इसको हीट करने में 2 Na, देखो बैलेंस रिएक्शन करो, 2 Na निकल गया, आपके पास में 6 नाइट्रोजन थे, ये निकल गए। क्लियर है? इस प्रकार से यहां पास में हो जाता है। अब आता है यहां पास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर समझना। अब ये N3 माइनस किससे मिला? ये N3 माइनस जिसको हम अजाइड बोल रहे हैं, ये कहां से हमको मिला? देखो प्यारे बच्चों, N3 माइनस कम्स फ्रॉम HN3। HN3 को बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड, ये हाइड्राजोइक एसिड से मिलता है। अब ये हाइड्राजोइक एसिड से कैसे मिला? ये सबसे पहले तो लिखो हाइड्राजोइक एसिड NHN3। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद में ये से मिलेगा, यहां से मिलेगा H प्लस, यहां से मिलेगा N3 माइनस। वो अलग है। आप सोच रहे हो सर N के ऊपर -3 होता है, ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड, इसको नाइट्राइड बोलते हैं। ये -3 चार्ज है, ये 3 नाइट्रोजन के ऊपर 1 चार्ज है, ये 1 नाइट्रोजन के ऊपर 3 चार्ज है। नाइट्रोजन 1 है, चार्ज 3 है, नाइट्रोजन 1 है, चार्ज 3 है। यहां पर नाइट्रोजन 3 है, यहां पर नाइट्रोजन 3 है और चार्ज 1 है। याद रखना, ये इसको बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड, ये है नाइट्राइड, ये है अजाइड। तो हमारे पास में ये किससे मिला? अजाइड किससे मिलता है? अजाइड हमारे पास में आयन से होता है हाइड्राजोइक एसिड का। देन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कल हमने आपको बहुत ज्ञान दिया था रिड्यूसिंग में, सामने वाले को रिड्यूस करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कंप्लीट हुआ। अब देखो हाइड्राजोइक एसिड HN3 दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, फिर भी मैं आपको बोलते जाता हूं। इसको हमारे पास में राइट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द किसके? ऑफ द अजाइड आयन। अब देखो जो अजाइड है, अजाइड आयन, अजाइड आयन का हमको क्या लिखना है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है। ये होता है हमारे पास में अजाइड आयन N3 माइनस, अजाइड आयन। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं दूसरे पेज में समझा दूंगा, यहां दिख नहीं रहा होगा। ये यहां पास में स्ट्रक्चर बने हैं 3, 1 2 3। कैसे है? पहले स्ट्रक्चर कैसा है नीचे लिख देता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी। यदि हम स्टेबिलिटी के विषय में इसकी बात करें तो क्या कहना है हमारा? इन ए जो एक कंपाउंड होता है ये वाला, इसके 3 कंपाउंड, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी नीट में। 3 स्ट्रक्चर देते हैं, इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अजाइड के सबसे पहले तो हमको
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, और उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है वो हमको मालूम होना चाहिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है ये भी हमको बताओ। ये हमारे पास में यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर आपको तीनों स्ट्रक्चर जो आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, मैं दोबारा बना के बता देता हूं। यहां पर हमारे पास में है एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, और लोन पेयर हमारे पास में इसमें दो है। यहां पर भी एक माइनस है, ये इस प्रकार से लोन पेयर है, यहां पास यहां पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। पहला स्ट्रक्चर ये। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर है ये नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन। ये हमारे पास में इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसको प्लस चार्ज है, यहां पास में 2 माइनस है, और 3 लोन पेयर है। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास में ये एन है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर कुछ नहीं, इसी को पलटी कर दिया, ये एन -2। ए स्ट्रक्चर, बी और सी। इसमें ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास में -2 चार्ज है, एक के ऊपर 1 चार्ज है प्लस का, इस बार एक ऊपर कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम इसको चेंज कर दिया तो वो लिख दिया, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ये वाला एरो। अब यहां पर नाइट्रोजन 3 है, एक के ऊपर माइनस है, प्लस है, माइनस है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल क्या होता है? क्योंकि भाई देखो, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, ये स्टेबल रहेगा। कभी भी यदि दो साथ साथ प्लस प्लस रहेंगे तो अनस्टेबल रहेगा, कभी भी दो माइनस माइनस रहेंगे तो अनस्टेबल रहेगा साथ में। एक प्लस एक माइनस होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बात हम करते हैं इसकी। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो जरा, ये एजाइड अब ये बना कैसे? ये बना कैसे? यहां पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। हम जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास में लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? अच्छा, लोन पेयर को हटाओ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 3 नाइट्रोजन। हमारे पास में एजाइड का फार्मूला ये है N3-। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीख लो बनाना, 1 2 3 4 5। यहां भी देखो 1 2 3 4 5, कैसे बना लो। यहां भी यहां पास में 1 2 3 4 और 5। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से हम जानते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से 3 बॉन्ड बना लेता है, बाकी एक लोन पेयर बचता है नाइट्रोजन के ऊपर। ये ओरिजिनल हमारे पास में होता है। हम जानते हैं स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आउटर सेल में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन यदि इसके पास में है, कंपाउंड के पास में, वो हमारे पास में स्टेबल होता है। किसी भी एटम के पास में यदि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होता है, बैलेंस सेल में होता है, वो अपने आप में स्टेबल होता है। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो ये करना है कि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, तो यहां पर एक माइनस में लगा सकता हूं, लगा लिया। सब में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने एक चार्ज यहां पर इसको लगा लिया, मैंने यहां पर एक चार्ज माइनस लगा लिया। माइनस चार्ज क्यों लगाया? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी माइनस है। एक माइनस लगाया, इसके लिए ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पर, अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। आउटर सेल में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां 5-5 है, लेकिन स्टेबल कोई भी नहीं है। कंपाउंड स्टेबल यही है, कंपाउंड यही स्टेबल है। लेकिन अब कैसे होगा आगे? अब देखो हमारे पास में क्या होता है, यहां से ये क्या बोलता है इस नाइट्रोजन से कि भाई तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, अपन स्टेबल यहां पर हो जाते हैं। तो इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन को पहले यहां पर बना लो, ये नाइट्रोजन बना लिए। इसके पास में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके दोनों के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ये एक बॉन्ड बन गया। क्लियर है? और यहां पर अब 2 यूज कर लिए तो बचे कितने? 2 और 2 4। तो ये हमारे पास में बचते हैं माइनस के साथ में। अब देखो जाए इसके पास में कितने हो गए, ये वाले के इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास में तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब इसके पास हमारे पास में क्या बचता है? अब यहां 2 कंडीशन आती है। हो सकता है ये वाला हमारे पास में दोनों के दोनों लोन पेयर को इस साइड दे दे, दोनों के दोनों को इस साइड दे दे, दे दिए। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने 2 बनाया तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ध्यान से देखो, जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दिए तो इसके पास एक प्लस चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 5। 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, 2 इसमें लगा दिए, 2 और 2 4, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7।
समझ रहे हो कैसे? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी काउंट करता है। ये 11th की चीजें यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो तो सॉरी। जब बॉन्ड बनता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। देखो जरा, मैंने ये बॉन्ड बनाया, मान लो ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे बॉन्ड बनाता है। तो अब मैं बोलूंगा कि भाई इसको हमारे पास में ये हो गया H2 और ये स्टेबल होता है, आप सभी जानते हैं। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास में बोलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये काउंट करके बताता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये काउंट करके बताता है। ये 11 की चीज है। उसी प्रकार से हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों इसने इस साइड दे दिए, तो यहां पर हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने हो गए यहाँ पास में? इसके पास में हो जाएगा यहाँ पास में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 6 सॉरी 1 2 3 4 5 देन हमारे पास में 6 7 और एक माइनस यहां पर और आ जाएगा, लगा सकते हैं हम। क्योंकि हमने बोला था ओवरऑल स्पीसीज हमारे पास कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रल होनी चाहिए। तो ओवरऑल स्पीसीज न्यूट्रल होनी चाहिए। माइनस है तो एक यहां पर हम ये लगा सकते हैं माइनस का, समझ रहे हो? तो अब हमारे पास में एक टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? 1। तो देखो इसने इसको न्यूट्रल कर दिया तो एक -1 बचा। क्लियर? अभी भी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप देखो जरा, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन ही है। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करता है ये भाई, इसने बोला तो ये तो गलत बात है यार, ऐसे हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो यहां से 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, दोबारा मैं आपको लिखता हूं। इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको टच मत करो। यहां पर ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये बना लिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक माइनस के साथ में ये हुआ हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट है। क्योंकि इसको भी 2 काउंट करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां का काउंट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां का काउंट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां का काउंट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब यहां पर ये दोनों जो बॉन्ड है ना, ये हमारे पास कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है ये और ये। अब इसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए थे? 2। तो ये बोलता है कि नहीं भाई, मैं यहां पर तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा और एक मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। तो यहां पर ये जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पर एक जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट, और एक जो बॉन्ड बनाया उसने दूसरा वाला, ये यहां पास में कोवेलेंट। एक बॉन्ड बनाया वो बनाया कोवेलेंट। क्लियर है? अब यहां हमारे पास में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब देखो जरा, इसको प्लस चार्ज भी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सबके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पास माइनस है। इस प्रकार से यहां पास में स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर कैसे बना? ऐसे करके स्ट्रक्चर बना, सारे के सारे स्पीसीज यहां पास में स्टेबल हो गए। यहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया। हालांकि आपको याद रखना आना भी चाहिए कैसे बना सकते हैं। तो यही हमारे पास में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये यहां पर बन गया। क्लियर है? बात सही में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो ये हमारे पास में क्या रहा? हमारे पास में रहा यहां पर ये नाइट्रोजन। अब इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये तो मैंने समझाया आपको, अब अच्छे से लिख देता हूं। तो कैसे लिखाएगा? एक नाइट्रोजन, ये दूसरा पेन का यूज कर लेता हूं यहां पर। एक नाइट्रोजन, यहां पास में 2 नाइट्रोजन, यहां पास में 3 नाइट्रोजन। अब क्या हुआ? ओवरऑल स्पीसीज 1 होना चाहिए, तो 1 माइनस लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये वाला हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे बना 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके ऊपर हमारे पास माइनस चार्ज है। तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस और इसके ऊपर प्लस है, सबके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ये हमारे पास में होता है स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बाकी 3 अलग अलग है, वो नहीं बताऊंगा, एक में तो हालत खराब हो गई, बाकी 3 मैंने आपको वहां पर सिखा दिया था बनाना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, डाइनाइट्रोजन के गुण कौन कौन से हैं। आइए भाई, हम जानते हैं कि डाइनाइट्रोजन जो होती है, क्या आपको दिखाई देती है? नहीं देती है, मतलब उसका रंग नहीं है। क्या आपको स्मेल आती है? नहीं आती, मतलब उसकी गंध भी नहीं है। क्या आप टेस्ट कर सकते हो? नहीं टेस्ट कर सकते, मतलब उसका टेस्ट भी नहीं है। आइए, डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। 78% हमारे नेचर में है डाइनाइट्रोजन, 78% है।
यदि मान लीजिए वो टॉक्सिक होती तो हम तो पहले कभी के कोरोना आने के पहले निपट गए होते, ऐसा नहीं है। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है नाइट्रोजन परमाणु के दो समस्थानिक होते हैं, मतलब दो आइसोटोप की बात करें। नाइट्रोजन जो एटम होता है हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स, दो आइसोटोप होते हैं। पहला होता है N14 और दूसरा होता है N15, दो आइसोटोप्स होते हैं N14 और N15। इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है और हिमांक क्वथनांक भी कम है। देखो, इट हैज वेरी लो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, बहुत लो सोल्यूबल है वाटर के साथ, जब पानी में मिलाओगे तो बहुत कम सोल्यूबल होगा। एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास में बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट कितना था हमारे पास में? 7.4 समथिंग था हमारे पास में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में देखा था अपन ने। तो लो सोल्यूबिलिटी है, पानी में भी कम घुलता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट है और लो बॉइलिंग पॉइंट है। देन हमारे पास में आता है N डबल बॉन्ड N बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर भी काफी अक्रिय है। डाई नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है। भाई यदि मान लीजिए रिएक्टिव होता, किसी भी कंपाउंड के साथ मिल जाता और रिएक्शन कर लेता, 78% है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो अक्रिय है। देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, गलती से डबल बॉन्ड हो गया। डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट, जैसे इस समय रूम टेम्परेचर है 27, 26, 25, 24, जो भी हमारे पास में मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, उसके अकॉर्डिंग जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर जो हमारे पास में डाई नाइट्रोजन होती है वो कैसे होती है? इनर्ट होती है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। अब ऐसा क्यों होता है? देखो हम डाई नाइट्रोजन को ऐसे बनाते हैं, N2 फार्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे N लिखते हैं। भाई ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये किसी से रिएक्शन करेगा, स्वाभाविक है यहां से एक बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अब हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कमरे के ताप की बात कर रहे हैं, तो इतना टेम्परेचर नहीं है कि इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सके। रूम टेम्परेचर के पर इसका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक ही नहीं होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। भाई रिएक्शन तो जब करेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो रूम टेम्परेचर पर उसके बॉन्ड का, उसके जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। इस कारण से ये कैसा शो करता है? नेचर अनरिएक्टिविटी का शो करता है। ठीक है, बंध एंथैल्पी के कारण, हाई बंध एंथैल्पी, उच्च बॉन्ड एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि स्टेबल होता है, काफी अक्रिय यहां से ये माना जाता है। देन हमारे पास में आता है रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीज रैपिडली विद राइज द टेम्परेचर। अब देखो जरा, ये ताप में वृद्धि के साथ ही क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। अब मान लीजिए आप रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, आपने, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, आपने टेम्परेचर हाई कर दिया। जब आप हाई टेम्परेचर इसको देंगे, ध्यान से देखना, ये हमारे पास कंपाउंड है, जब इसको आप हाई टेम्परेचर, जब इसको आप हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? यहां के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी तो ये नॉन रिएक्टिव था, लेकिन जैसे टेम्परेचर आपने हाई कर दिया, फ्री टेम्परेचर अलग से आपने दिया, तो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? देन हमारे पास में आता है एट हाई टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइन विद सम मेटल्स टू फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयंस नाइट्राइड एंड विद नॉन मेटल कोवेलेंट नाइट्राइड। जब इसको ब्रेक कर दिया आपने, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो उच्च ताप पर, मतलब हाई एनर्जी देने पर, यह कुछ धातुओं के साथ सीधे अटैच हो जाता है। भाई रिएक्टिविटी बढ़ी तो ये ब्रेक हुआ तो कुछ मेटल मिल गए इसको, मेटल के साथ में ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है और ये आयनिक नाइट्राइड तथा अधातुओं के साथ से संयोग नाइट्राइडों को बनाती है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। किसके साथ में? जो नॉन मेटल है उनके साथ में। बॉन्ड बनाता तो है, रिएक्शन करता है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ जाता है और नॉन मेटल के साथ हाँ पास में कोवेलेंट नाइट्राइड बना देता है। नाइट्राइड तो बनाएगा, कोवेलेंट नेचर रखेगा। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शन, फ्यू टिपिकल रिएक्शन नाइट्रोजन की। जैसे लिथियम के साथ हमने N2 हीट दिया, हाई हीट दिया, अभी बात हो रही है, जब हम हाई हीट दे देंगे तो
नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लिथियम के साथ जाकर मिला लेगा Li3n। सर ये कैसे बना, बताता हूं मैं आपको। Mg है, N2 के साथ मिला Mg3n2। मैग्नीशियम देखो, लिथियम नाइट्राइड IDE नाइट्राइड मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। जब भी रिएक्ट करता है लिथियम के साथ N2, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है क्योंकि हीट ज्यादा है। हीट ज्यादा होने के कारण यहां से ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में ये मेटल से अटैच हो गया, वो कंपाउंड बना लिया, डायरेक्टली कंपाउंड बनाता है, बना लिया। अब देखो जरा सर फार्मूला कैसे बना, समझो। हम जानते हैं लिथियम के ऊपर चार्ज होता है +1 और नाइट्राइड में चार्ज होता है -3। वो अजाइड था N3 माइनस, ये N के ऊपर -3 है। अब ये वाला चार्ज यहां आ जाएगा और ये वाला चार्ज यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपस में, ये Li है, चार्ज यहां ले लो 3, ये N है और यहां ये चार्ज 1 होता है, हम लिखते नहीं इसलिए हमने बनाया Li3n। यहां Mg_N2 है, कैसे बना ध्यान से देखो, यहां पास में हुआ Mg, चार्ज होता है हम जानते हैं +2, यहां पास में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होता है -3, ये चार्ज यहां आएगा, जब चार्ज यहां आया तो यहां पास में क्या बना, यहां पास में बना Mg3, और ये वाला चार्ज यहां आएगा तो क्या बनेगा, यहां बनेगा N2। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, वो लिथियम नाइट्राइड, ये बन गया हमारे पास। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आया हमारे पास हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं, लेकिन उसमें N2 गैस का यूज होता है। जब N2 नाइट्रोजन और वाटर की रिएक्शन हम कराते हैं हाई टेम्परेचर 773 केल्विन पर, तो अमोनिया गैस बनती है। हेबर प्रोसेस आगे आएगा, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इट कंबाइन विद हाइड्रोजन एट अबाउट इतने इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू फॉर्म, क्या बनाता है, क्या बनाता है, ये बनाता है। अच्छा, साथ में इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है क्योंकि 2 एटम मिल रहे हैं। यहां पर देखो जरा, आप इतना तो इमेज में दिख रहा होगा, यहां अलग अलग मोलिक्यूल है। मैं यहां पर समझाता हूं, यहां पर आपके अलग अलग मोलिक्यूल उड़ रहे हैं, ऐसे ये उड़ रहे हैं मोलिक्यूल, 6 मोलिक्यूल मैंने यहां पर बना लिए। ये एक बॉक्स में मैंने मोलिक्यूल को भर दिए, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि ये आपस में एक दूसरे से मिल बैठे। आपस में जब ये एक दूसरे से मिल बैठे तो यहां से इन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी अंदर से बाहर। एनर्जी रिलीज करने के बाद में अंदर देखो कितने मोलिक्यूल मैंने बनाए, गिनती के 6, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक ऐसे करके कंबाइन हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है, जब रिएक्टेंट रहता है यहां एनर्जी जो होती है रिमूव हो जाती है, एनर्जी यहां से रिमूव हो जाती है। एनर्जी रिमूव हुई, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट की लो एनर्जी होती है, रिएक्टेंट की हाई एनर्जी होती है। अब जब एनर्जी रिमूव होती है तो हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये 2 बॉन्ड बने आपस में, रिएक्टेंट किया, रिएक्शन किया, कंपाउंड बना, अब इसमें एनर्जी रिलीज हुई, हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक होते नहीं उत्क्रमणी क्रिया, अभिक्रिया, अनुत्क्रमणी, तो वो वाली है एक्सोथर्मिक। शोषी उष्मा छेपी, तो ये छेपी है, ठीक है। और हमारे पास में आता है, क्लियर है, एनर्जी यहां से आउट हो जाती है, कंपाउंड में जाते हैं, स्टेबल कंपाउंड यहां पर हमारे पास में बनते हैं। कितनी एनर्जी रिलीज होती है यहां से, एनर्जी कितनी रिलीज होती है हमारे पास में, वो एनर्जी ये है, फॉर्मेशन एनर्जी है, डेल्टा F माइनस से शो करते हैं, -46.1 किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये एक मोल कंपाउंड में से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जब ये कंबाइन होंगे आपस में, 3 मोल वाटर के 1 मोल नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन होगा तो NH3 बनेगा और कुछ हीट रिलीज होगी। कितनी हीट रिलीज होगी, माइनस शो करता है, जो माइनस साइन होता है माइनस शो करता है, एनर्जी हमको मिली है, निकली है। मतलब यहां से एनर्जी इसने निकाली, यहां से एनर्जी रिमूव हुई, यहां से एनर्जी रिमूव हुई, इसलिए NH3 बना। अब ये स्टेबल है। याद रखना, लो एनर्जी में कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, लो एनर्जी में स्टेबल होता है। और रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि उनके पास में एनर्जी हाई होती है। हाई एनर्जी अनस्टेबल, वो किसी भी हाल में, भाई हम भी तो स्टेबल होना चाहते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम स्टेबल हो गए क्योंकि हम टीचर बन गए। आप पढ़ रहे हो इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी बनने के लिए, आप क्यों पढ़ रहे हो, स्टेबल होना चाहते हो। तो यहां स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन लो एनर्जी में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
हाई एनर्जी में अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड मेथड का यूज करेंगे यहां पर कि N2 जब O2 के साथ रिएक्शन करता है, हीट हम कराते हैं, तो हमारे पास में NO बनता है जो कि गैसेर होता है। देखो डाई नाइट्रोजन कंबाइन N2 है, ये ऐसा लिखा हुआ है, O2 है, ये ऐसा है, लिखते हैं इसको, ठीक है। डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई हीट लगा हुआ, बहुत हाई टेम्परेचर है, टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाता है। याद रखना, नाइट्रोजन को वाटर के साथ मिलाया, अमोनिया बनाया। नाइट्रोजन को यदि ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? हमारे पास में NO बनाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी? रिवर्सिबल। भाई अभी इन दोनों को मिलकर ये बनाया, फिर से ये बना देगा, फिर से ये बन जाएगा, फिर से ये बना देगा, फिर से ये बन जाएगा, फिर से ये बना देगा। तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, यूज की बात कर लेते हैं। डाई नाइट्रोजन का उपयोग कहां कहां होता है? देखिए, द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया को बनाने के लिए, एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन, और केमिस्ट्री, वो केमिकल जो इंडस्ट्रीज में हमारे पास में नाइट्रोजन को जो कंटेनिंग है, नाइट्रोजन को जो रखने वाले कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड यहां से बनते हैं। एग्जांपल हमारे पास में कैल्शियम साइनामाइड। क्लियर है? और उसका में यहां अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां देखो इट आल्सो फाइंड यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। जहां अक्रिय एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है वहां भी हम इसका यूज कर लेते हैं। जैसे आयरन, लोहा इंडस्ट्रीज जो होती है, स्टील इंडस्ट्रीज होती है, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में कि लिक्विड डाई नाइट्रोजन का यूज हम करते हैं एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकली मटेरियल्स जैसे फूड आइटम्स एड इन। अच्छा एक बार बताओ, जो चिप्स होती है ना, चिप्स का पैकेट जो होता है, नमकीन का पैकेट होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें डाई नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? उसमें डाई नाइट्रोजन गैस भरी होती है, N2 गैस भरी होती है। जो चिप्स का आप पैकेट लाते हैं उसमें N2 गैस भरी होती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से हमारे पास में ये यूजेस भी इसके आए। अब आने वाले समय में हम पढ़ेंगे अमोनिया। हमारे पास में टॉपिक रहेगा अमोनिया। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको बताया, कोई भी चीज़ में छूट नहीं रही है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द